हेलो एस्पिरेंट्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज हम बिहार एसएससी की जो इंटर और ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज आई हैं, जो कि बहुत पहले भी फॉर्म भरे जा चुके हैं और कुछ के अभी जो फॉर्म हैं इंटर लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और कुछ जो है बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल के जो है उनमें एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो उन सबों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये फॉर्म का जो प्रक्रिया है पूरे तरीके से लगभग लगभग कंप्लीट ही माना जा रहा है, तो उसके हिसाब से देखते हुए आज से हम एक प्रैक्टिस सेशन लाने जा रहे हैं, जिससे जो जीएस का जो पोर्शन है इन दोनों एग्जाम में, जो जीएस का जो पोर्शन है उसको इस सेशन के माध्यम से बूस्ट अप किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। इंटर और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लगभग लगभग जो क्वेश्चन होते हैं जीएस के, उन दोनों को इसमें कवर करेंगे हम। शिक्षा मार्ग के इस प्लेटफॉर्म पे ये हमें हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम हो नहीं जाता, ताकि हमारी जो तैयारी हो, जो आपकी जो तैयारी हो, वो इतनी बेहतर हो जाए कि इस आने वाले एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो फुल्ली 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप एक सीट जो है अपने लिए इसमें रिजर्व कर रहे हैं। शिक्षा मार्ग आपके लिए हमेशा आपके करियर के साथ ही बना रहेगा, आपके करियर में हमेशा साथ रहेगा। हमारा एफर्ट्स जो है वो आपको हमेशा इंसाइटफुल नॉलेज और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ डेप डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन, डिसिसिव एंड प्रिसाइज अप्रोच के साथ आपके साथ रहेगा। क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है लर्न, ग्रो, सक्सीड और पाथवे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जहाँ तक हम बात करें, ये 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट लेवल बिहार एसएससी का जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके जो क्राइटेरिया का, तो हमें पता है कि इससे पहले भी फॉर्म 2023 के करीब में भरी जा चुकी थी, लेकिन ये फॉर्म फिर से रीओपन हुई है। और इसका जो रीओपन हुआ है उसका जो लास्ट डेट है अभी के नवंबर 20 जो 5th है वो है अप्लाई करने का। और इसका जो फाइनल सबमिशन है वो नवंबर जो 27th है उसमें होगा। इसका एग्ज़ाम डेट की जहाँ तक बात करें तो हमें पता ही है कि बिहार की जितने भी खास करके बिहार एसएससी जुड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो एग्ज़ाम डेट होते हैं वो कुछ सर्टेन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि अगर ये अपने टाइमली जो भी एग्ज़ाम्स है ले लेते हैं, तो उस तरीके से हमारी जो तैयारी हो, वो जब तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम में जाएँ तो अपनी सीट को लेकर के वेरी कॉन्फिडेंटली हम बैठे और अपना एग्ज़ाम वहाँ पे दें। इसमें वैकेंसी की बात करें तो देखते हैं कि ये 23,175 के करीब वैकेंसी है, जो कि एक देखा जाए तो ये बड़ी वैकेंसी इस मामले में कि जो पढ़ने वाले हैं उन्हें सिर्फ एक सीट से मतलब है। बाकी ये जो 23,174 है वो बाकी लोग बांट ले, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 23,175 की सीट है। प्रोबेबली हो सकता है आगे चल कर के ये सीट बढ़े भी। इसमें लेवल की बात करें तो लेवल 2 और 3 के इसमें जो बी और जो सी कैटेगरी के जो ये जॉब प्रोफाइल है ये, और ये बहुत ही अच्छा उन नौजवानों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी तरीके से अपने करियर में एक जॉब हासिल करने के इच्छा रखते हैं। आगे जो ये ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, जो जो इसका लेवल है वो 5th है, 6th है और 7th है। ये बहुत हाई ग्रेड पे लेवल्स हैं, ये बहुत ही अच्छे लेवल्स में आते हैं, जिनकी वैकेंसी है 1481 के करीब। ये बहुत पहले हो चुका है ये सारी चीज़ें, इनके फॉर्म वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने योग्य नहीं है कि हम डेट को डिस्कस करें। सिर्फ हम डिस्कस करना अगर चाहें जो में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो है एग्ज़ाम डेट, जो कि अभी तक एग्ज़ाम डेट कुछ भी क्लियर नहीं है। उसे हम देखेंगे, जब भी आए हम अपनी तैयारी को पुख्ता करते जाएंगे। दोस्तों, इस सेशन में आखिर हम करेंगे क्या? इस सेशन में हम देखेंगे कि जो भी कुछ हम करते हैं, जैसे मान लो जो तैयारी होती है हमारी, उसमें 2 चीज़ लैग करती है। एक होता है बेहतर तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी, यानी कि हमें हमेशा अपने जो भी प्रिपरेशन है उनमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। कभी हम 2 घंटे पढ़ लिए, कभी हम 4 घंटे पढ़ लिए, कभी 1 घंटे भी नहीं पढ़े। वो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक कर जाती है, तो वो जो गोल होता है जिसको अचीव करना होता है, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से हम यही करेंगे कि स्लो ही हम चलेंगे,
लेकिन रेस को जीतने वाला जो हमारा जो अप्रोच होगा वो इसमें होगा। मतलब इसमें कम ही पढ़ेंगे लेकिन हम डेली के साथ में पढ़ेंगे, एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम आते-आते हम अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को पूरे तरीके से 100% जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए। इसमें हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को जो सिलेबस में कवर किए जाने योग्य हैं, उन सारे सिलेबस का एक पॉइंट वाइज़ जो है हम इसका स्टडी करेंगे। पॉइंट वाइज़ स्टडी करने के साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी पॉइंट वाइज़ सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद उन पे पॉइंट बेस्ड जो है हम ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये हमें पता चलेगा कि आखिर जिन सब्जेक्ट्स का हमने अभी जो स्टडी किया है, जो हमने पढ़ा है, वो हमारी कितने और किस स्तर तक का तैयार हो चुका है, जिससे जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, उसको बेहतर और दुरुस्त किया जा सके। इन सबों के साथ हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें जो मेल कर करके ये हमें बता सकते हैं कि आप उसमें किस तरीके के सुधार और क्या चाहते हैं। साथ ही साथ हम जो शुरुआत आज की हम करें तो कुछ ज़्यादा हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट उन सभी एस्पिरेंट्स के पास पहुँच जानी चाहिए जो बिहार एसएससी बोथ यानी कि इंटर और जो ग्रेजुएशन लेवल दोनों के कर रहे हैं, उनके पास ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि ये एक ऐसा सेशन शुरू होने वाला है जो आपकी मंजिल तक पहुँचाने में आपको जो है सहायता करने वाली है। तो ये अपडेट पहुँच जाए, उसके बाद हम धीरे-धीरे जो है सिलेबस बेस्ड जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर देंगे। सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके ऊपर पॉइंट वाइज़ हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर ये डिस्कस किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्वेश्चंस थे, ऐसे क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए, जिससे हमारी जो तैयारी है, उसको धार दे सके। अपने तैयारी को हम जो है ये कह सकते हैं कि प्लान बना सके कि किस तरीके से हम करेंगे, तो वो जाकर के हम तैयार कर सकते हैं। क्या पढ़ना है हमें, क्या छोड़ना है हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। पढ़ाई के समय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होता है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ना क्या है ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ना है वो समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ तक हम देखें तो हम पाते हैं कि ये जितने भी सेक्शंस हैं वो जीके जीएस से ज़्यादातर कवर्ड होते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स होते हैं। इनके साथ-साथ मैथ्स होते हैं। यहाँ मैथ्स सेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ़ हम जीके और जीएस की बात करेंगे। जैसे अभी ये सवाल देखते हैं, तो ये बिहार एसएससी के जो ग्रेजुएट लेवल के जो पीटी का एग्ज़ाम है, उसके 2011 में पूछे गए सवाल हैं। जैसे सबसे पहला ही सवाल देखिए, कितना ही आपको अजीब-सा और कितना हल्का-सा ऐसा कुछ लगेगा कि दुनिया का नवीनतम देश क्या है? यानी कि वो कौन-सा देश है जो दुनिया में अभी-अभी बना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। उस समय 2011 में कुछ ऐसे देशों का आविर्भाव हुआ होगा। उन्हीं देशों के में से आपको एक सही देश का जो नाम है जिसका आविर्भाव हुआ, वो सब आपको बताना था। साथ ही साथ न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, देखिए यहाँ मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको कि इसका क्या होगा, क्योंकि हम ये पढ़ नहीं रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है उस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें, जिसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डील कर लेने से 100-50 अभी कर लें हम, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा बनिस्बत कि हम उन चीज़ों को समझें कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और आगे आने वाले सेशंस में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, वो बेहतर है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो ये पूछ रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश क्या है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश यानी कि हमें सेंसस भी पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, तो वो कहता है कि सम्राट अशोक महान, जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था? यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि ये एंशिएंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक उसके बाद जैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा से संबंधित है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सो सामाजिक जीवन है, जो हमारी जो पॉलिटिकल जो भी कुछ ये कहें कि व्यवस्था है,
उसके जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन-सा देश एशियान सदस्य नहीं यानी कि हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनसे है। उसके बाद उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ये हमें बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है। यानी कि हमने ये जाना कि जो ओवरऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जिनका जो सिलेबस होता है, ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और उन्हीं बेस्ड हैं। अभी देखने में ये क्वेश्चंस बहुत ईज़ी लग रहे हैं क्योंकि ये 2011 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जब कहीं पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी बार हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी टीचर के द्वारा हो या किसी बुक्स में हो या फिर मल्टीपल एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं रिपीट क्वेश्चन। तो इन सबों को होने के बाद ये क्वेश्चंस हमें बहुत ही आसान दिखने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है, बात शुरू होती है कि ये आसान है लेकिन जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो हमारे नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन जब पूछे जाएँगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हाँ, ये पैटर्न सेम होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होंगे जिनसे हम रूबरू हुए रहेंगे, जो हमें ईज़ी लगेंगे, जो आसान लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिर हमारे लिए टफ़ हो जाता है। पैटर्न सेम होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में जब हमें वो जानकारी नहीं होता है, तो वो हमारे लिए टफ़ हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने सेशंस की तरफ कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं इस सेशन में, आपके लिए क्या लाए हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल और जो 12th के यानी इंटरमीडिएट लेवल के हैं, उस पे हम प्रैक्टिस सेशन के साथ-साथ एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन लाएँगे और हमें जो तैयारी है वो एक रिदम बेस्ड में एक कहें कि एक धारा के साथ धीरे-धीरे बहते हुए जाएँगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कहें कि मतलब एक आपको बताने के लिए कि हमारा सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे, जो पैटर्न होंगे, वो कैसे होंगे, तो आप देखेंगे कि एकदम से मिलते-जुलते रहेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे टॉपिक बेस्ड होंगे। हालाँकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिला-जुला हुआ है। लेकिन आगे से कुछ जो क्वेश्चंस हम करेंगे, वो टॉपिक बेस्ड होगा और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के अलग सेशंस भी हम लाते रहेंगे। सबसे पहला सवाल है यहाँ हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाक से मारते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, यानी कि हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे और जो चल रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन, उनमें जो कई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे उसमें से एक था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्हीं के फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजुमदार, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर। देखिए यहाँ हम पूरे डिटेल में नहीं जानेंगे, ये सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस की एक झलक है, एक ग्लिम्प्स है, तो उसको उसी स्तर से हम देखेंगे। जब हम टॉपिक बेस्ड डील करेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो हम जवाब देखते हैं तो ये है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? खिलाफत आंदोलन क्या है, बेहतर आप समझ रहे होंगे। खिलाफत कमेटी क्या थी, बेहतर आप समझ रहे होंगे। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो टॉपिक बेस्ड जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये क्या है। इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी तरह के पॉइंट वाइज जो हम कवर कर लेने के बाद हमें छूटेंगे नहीं। फिलहाल ये देखते हैं कि 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा थी उसमें गांधी जी को जो नेतृत्व संभालने के लिए कहा गया था असहयोग आंदोलन की, वह सभा जो हुई थी वो वेन्यू यानी कि वो शहर कहाँ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि आप ऑप्शन को ये बताएं क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे तो वो हम लाइव करेंगे और आप कमेंट में उसका आंसर भी बताएंगे, ऐसा आपको अवसर दिया जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इलाहाबाद, यानी कि 1920 में जो खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, वो इलाहाबाद में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, आपको पता है होम रूल लीग जो है 2 थे। खैर उसके डिटेल्स को फिर मैं बताऊँ कि नहीं यहाँ डील करेंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर सवाल की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी सुब्रमण्यम अय्यर, डी एच एस अलकॉट। नाम से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो गया होगा, वेल नोन ये ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय की, कि ये कौन-कौन थे। हालाँकि वो 2 विचारधाराएँ क मतलब विचारधारा अलग थी उनकी, लेकिन जो गोल थे वो सेम थे, इसलिए 2 होम रूल लीग बनाए गए थे। तो उन 2 महान जो विभूति हैं उनके नाम तो आप देख कर के ही ऑप्शन से छाँट लिए होंगे। 2 हैं उसमें से थोड़े बहुत आपको दिक्कतें हो रही होंगी, सुब्रमण्यम अय्यर और एच.एस. अलकॉट को। तो इसी तरीके से, इसी तर्ज पे हम पढ़ाई को करेंगे, देखेंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे जो है फ़िगर आउट करते हैं, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, वो समझ समझ कर के हम जो है ऑप्शंस को अपने सही तरीके से अपने हित में करेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा एच.एस. अलकॉट। यानी कि होम रूल लीग से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो एच.एस. अलकॉट नहीं थे। अगली है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ अलग से दिखते होंगे, कुछ वेल नोन नेम भी हैं, कुछ ऐसे भी नेम हैं जो अंडररेटेड हैं, जिनको ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। तो खैर इसका आंसर अगर आप टिक करें तो उसके बाद हम आंसर देखें तो हम पाते हैं कि इसका आंसर होगा प्यारेलाल। प्यारेलाल उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, बहुत ही आत्मीयता उनके संबंध में थे, वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। प्यारेलाल बहुत ही बड़े गांधीवादी विचारधारक थे। चलिए आगे बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया? यहाँ किसे जब बात करते हैं तो किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने किन एक्टिविटीज को महत्व दिया, वो अपने जो कार्य प्रणाली थी उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, हालांकि असहयोग आंदोलन भी जब वो सही तरीके से नहीं हो पाया उनके मन मुताबिक, तो उन्होंने बहुत सारी चेंजेस अपने में लाए थे। तो ठीक उसी तरीके से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असफल हो गया उनके मुताबिक, तो उसके बाद उन्होंने किन चीज़ों को महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, जिसको स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हिंसा के समिति उपयोग को, सीमित उपयोग को, लिमिटेड यूज़ को, अंग्रेजों से समझौते को, परंपरागत कार्यक्रम को। तो देखिए ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप सुने और आंसर दे दें, इसमें सोचने की बात है, क्योंकि हिंसा के सीमित उपयोग को ये समझ में आता है कि गांधी ने हिंसा को तो स्वीकार किया नहीं, लेकिन अगर इसे हम नहीं समझे तो सीमित उपयोग वर्ड जो है हमारे लिए घातक हो सकता है। उसी तरह से अंग्रेजों के समझौते को, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि गांधी जो है कभी-कभी ऐसे पाए जाते हैं कि आपके जो अंग्रेज हैं उनके साथ समझौते हो रहे हैं, जिस तरीके के हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे पैक्ट्स वगैरह साइन किए गए। उसी तरह से परंपरागत कार्यक्रम को, अब ये परंपरागत कार्यक्रम को भी समझना बहुत ज़्यादा हर बच्चे के लिए ईज़ी नहीं है। क्या है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, उसको उन्होंने किस तरीके से महत्व दिया, जिसको रूढ़िवादिता कहते हैं। तो गांधी रूढ़िवादी नहीं थे, इस चीज़ को समझना मतलब पड़ेगा, और ये फिगर आउट करना एग्ज़ाम हॉल में बहुत मुश्किल सा है। खैर तो इसका जो आंसर होगा वो हमें पता है कि रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। उन्होंने स्वच्छता अभियान से लेकर के हरिजन उद्धार, महिला उद्धार, छुआछूत को ख़त्म, जातिवाद को ख़त्म, इन सब चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद से। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र यानी कि सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ये सरकी राजवंश क्या है, कब आया, क्या नहीं हुआ, इन सबों का हम एक टॉपिक बेस्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है कि ये जो सरकी राजवंश थी उसकी स्थापना किसने की? मलिक उल सर्क ने, हुसैन शाह शर्फी ने, रमशुद्दीन इब्राहिम शाह ने, या
डी फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर में देखते हैं मलिक उल सर्क हैं जिन्होंने सर्की राज्य की स्थापना की थी। यह मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान, शवाधान यानी कि शवों को जो कब्रगाह होते हैं उसकी बात हो रही है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मालव संस्कृति से, जारवे संस्कृति से, कायचा संस्कृति से या आहर संस्कृति से। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कल्चर्स को पढ़ते हैं। एंशिएंट में जो है बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे आहार कल्चर है, कायच कल्चर है, जारवे कल्चर है। तो उसी में एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक साथ दफन करने के जो है प्रमाण हमें मिले। तो सवाल यही पूछता है कि ये कौन सी संस्कृति, तो ये बहुत ज़्यादा जो कहें कि इजी क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट या टू डिफ़िकल्ट लेवल का ये क्वेश्चन है। जिसका आंसर अगर हम करें तो जॉर्वे संस्कृति जो है, जिसको हम कहें कि बच्चों के मल्टीपल बच्चों के जो शवदान जो है वहाँ पे मिले हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या फिर गुप्त? आंसर है गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए हम लोग सीधे समझ जाते हैं कि स्तूप जो है वो कहाँ है, स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म से किस तरीके से जुड़ा है, क्या नहीं है, ये सब समझेंगे बाद में। लेकिन यहाँ सवाल है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? वो है आगरा, ए ऑप्शन, बी मिर्ज़ापुर, सी जौनपुर, डी सारनाथ। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। स्तूप क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, बौद्ध धर्म क्या है, बुद्ध क्या है, बोधिसत्व क्या है, इन सारे टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे जब हम एंशंट इंडिया पढ़ेंगे। तो बुद्ध के जीवन से हमारे बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो लगभग लगभग सारे एग्ज़ाम में कुछ न कुछ बुद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्ध का, और इसमें जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला सवाल है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा जो उस समय जो मध्यकालीन जो भारत का जो इतिहास है उसमें पाया जाता है कि जो खलीफा था वो जो मुस्लिम जितने भी ये थे साम्राज्य थे उसका हेड माना जाता था। तो उसके अधिकारों को मानने से इनकार करने वाला भी एक सुल्तान हुआ हमारे भारत के इतिहास में। तो वो कौन से थे राजा, कौन सा सॉरी सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये समझते हैं कि आखिर कौन थे जिन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के बहुत ही प्रसिद्ध ये सुल्तान रहे। उन्होंने जो है ये जो खलीफा हैं उनके अधिकार को मानने से मना कर दिया। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? जब यूरोप और एक अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका की यहाँ बात करते हैं तो वो कौन से जो सागर है महासागर है वो जो है दोनों को अलग करता है? तो ये समझने के लिए ये साफ देखते हैं कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन को हम तभी समझ सकते हैं जब एनालिटिकल रूप से हम मैप का अध्ययन करें। तो मैप से जुड़ा हुआ सेक्शन भी हम एक कवर करेंगे क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मैप से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। तो मैप से जुड़ा हुआ लोकेशन बेस्ड जो मेन जो हमारे करेंट बेस्ड जो कंट्रीज हो अभी जो चल रहे हैं, जो घटनाएं चल रही उससे जुड़ा हुआ मैप हम देखेंगे। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर जो है महासागर जो है उन दोनों को अलग करता है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी काला सागर, डी कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी के नाम से ज़्यादा हम जानते हैं इसे, तो कैस्पियन सागर। आंसर है इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, बी आनंद मठ, सी
पोस्ट मास्टर डी चौधरानी देवी। पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनकी रचना नहीं है, बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और ये जो देवी चौधरानी है वो उनकी रचना है। अगला सवाल है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ये भी एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं है जो मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। ये बहुत ही एनालिटिकल फॉर्म में है। तो इसका सवाल का जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट सत्येंद्र नाथ बोस, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। यानी कि सवाल है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश जो विधान परिषद है उसमें उसमें निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रपोजल रखा था। ऑप्शंस आपने देख लिया, सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब या बाबर। हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है या फिर जो हम बात करें मध्यकालीन की ही बात करें, क्योंकि एंसेंट में तो हम देखते हैं कि चोल वगैरह जो है पढ़ना हमें, वो चेर पांडे ये सारे साउथ के इतिहास को पढ़ रहे हैं। लेकिन मध्यकालीन में हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया की ही ज़्यादातर चर्चा कर रहे होते हैं, दिल्ली से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसकी चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन साउथ में भी विजय प्राप्त करने वाले शासक हुए। उन्हीं शासकों में से वो पहला शासक कौन था जिन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई थी? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, सी औरंगजेब, डी बाबर। इसका आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है, बहुत ही वेल नोन, और बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार में भी जनजातीय विद्रोह जितने भी हुए, किसान विद्रोह जितने भी हुए, उनसे जुड़ा बिहार के बीपीएससी और बिहार एसएससी में हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे। उसी में ये पूछा गया सवाल है कि रंपा विद्रोह जो है वो कौन से व्यक्ति थे जो उससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, बी कुशल कुंवर, सी अल्लूरी सीताराम राजू, डी स्वामी शहजानंद। जैसा ही मैंने नाम बोला आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। आंसर है इसका सी अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस तरह के सवाल जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर से शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 जो टॉपिक बेस्ड हम पढ़ेंगे उस पे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हम पूछेंगे, मल्टीपल्स बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल का, उसके साथ साथ हम उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स कर करके, यानी कि कहने को तो जो हमारे टॉपिक्स कुछ क्लियर हो जाएंगे, जैसे 5 ये हमने ये पढ़ लिया, 5 वो पढ़ लिया, इस तरीके से कुछ चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो उनसे जुड़ा हुआ जो भी कुछ सवाल बन सकता है जो हमारे प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, उस पे ये सवाल जो है हम लाते रहेंगे। आखिर ये समझने वाली बात है कि ये कब हम लाएंगे। तो इसके जो सेशन आने के जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा हमें समझना होगा। पहली तो बात है कि हम प्रैक्टिस कब करें और पढ़े कब। तो प्रैक्टिस जनरली हमें जो है, हमें ऐसा लगता है कि पूरे दिन आप जो है मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस है वो पढ़ें। उसके बाद ये पढ़ने के बाद एक समय के बाद हमें ये समझना होगा कि जो कुछ हमने दिन भर में नॉलेज को एक्वायर्ड किया, उसका परीक्षण का टाइम आखिर हमने कितने अपने साथ उसको रख पाया, ये समझने का टाइम होता है रात का टाइम। यानी कि 10 बजे से जो है हम खा पी करके एकदम से यूँ कहें कि कुछ बच्चे पढ़ने लगते हैं, कुछ बच्चे रेस्ट करने लगते हैं। तो वो समय होता है हमें रिकॉल करने का, यानी कि असेसमेंट करने का कि आखिर हमने जो कुछ आज पढ़ा वो हमारे साथ कितना बना हुआ है। तो 10 बजे से जो है हम शुरू करेंगे। क्या? एक प्रैक्टिस सेशन होगा। उस प्रैक्टिस सेशन में हम
टॉपिक बेस्ड, ध्यान रहे, टॉपिक बेस्ड कहने का मतलब है कि पहले इन टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो क्रिस्प या फिर यूं कहें कि कॉन्साइज एक आपको डिस्कशन किया जाएगा, एक डिटेल तो नहीं कहें लेकिन एक कॉन्साइज जो है डिस्कशन किया जाएगा, जिसके आधार पे फिर क्वेश्चंस आपको रात के 10 बजे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो डिस्कशन किया जाएगा वो कब होगा, तो उसकी जो टेबल है या फिर जो क्लास का जो रूटीन है वो आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम, जैसी इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बता दूं कि ये आपको रात 8 बजे मिलेगा। तो सवाल बनता है कि तो 10 बजे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, तो 10 बजे जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं रात 8 बजे वाले पे बेस्ड होंगे। इन्हीं रात 8 बजे में जो कुछ हम पढ़ लिए होंगे वही होगा। 1 घंटे का ये सेशन होगा 8 बजे, 1 घंटे का आपको गैप मिलेगा। उसके बाद 10 बजे जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक ही टॉपिक से जब पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन की जो ये जिसको हम कहते हैं कि मार्क कहें या फिर कहें कि उसकी जो वज़न कहें वो घट जाता है, क्योंकि फिर वैसे क्वेश्चन हमें बनाने पड़ते हैं जिनकी कोई ख़ास ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छे क्वेश्चंस को ही डील करें, कम करें लेकिन अच्छे क्वेश्चन को ही डील करें। तो कोशिश की जाएगी कि एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो है इसमें प्रैक्टिस में आपके पूछे जाएंगे। फिर वीकेंड हो, जैसे सैटरडे या संडे हो, उसमें जो है हम उन क्वेश्चंस को जो भी हम पूरे वीक में पढ़ चुके होते हैं उनका एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे मिला करके, क्योंकि ये आपको बताएगा कि जो आपकी जो तैयारी है उसकी धार क्या है, कितना तेज़ है वह है, कितना ब्लंट है ये समझने में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक आपसे वादा है कि आपकी बिहार एसएससी की जो सीजीएल और जो ये इंटर लेवल की जो तैयारी है, इंटर स्तरीय, उसमें आपके साथ रहेंगे, हर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन और हर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और आपकी तैयारी में आपका साथ देंगे। आप इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट्स के बीच शेयर करें जो बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर जो करना चाहते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी भी तैयारी वो कर रहे हैं, जिनके ये जो सेशन उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे। तो हमें भी आपसे ये कहें कि मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को सही तरीके से करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।